प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों के बारे में, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था और मगध का एक प्रमुख शासक साबित हुआ। हमने देखा था कि अब तक का जो भारतीय इतिहास है उसमें संभवतः पहला उदाहरण था कि अपने बलबूते एवं पौरुष के बल पर चंद्रगुप्त मौर्य जैसा साधारण स्थिति का व्यक्ति सम्राट बन पाया था। चंद्रगुप्त के लिए ये संतोष का अधिक अवसर था कि वह एक सम्राट पद तक पहुंचा, किंतु महत्वाकांक्षी चंद्रगुप्त के हृदय में विद्यार्थियों एक अत्यंत विस्तृत एवं सुसंगठित साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा थी। वह किसी भी प्रकार इस सीमित मगध राज्य से संतुष्ट नहीं हो सकता था। सौभाग्यवश संसार का संभवतः पहला साम्राज्यवादी कूटनीतिज्ञ चाणक्य उसका मंत्री तथा आचार्य था। अतः इन दो साम्राज्यवादियों की संयुक्त इच्छा ने साम्राज्य विस्तार के लिए सैनिक अभियान को शुरू किया। अब हम चर्चा करेंगे चंद्रगुप्त की दिग्विजय नीति के बारे में। तो चंद्रगुप्त की जब दिग्विजय नीति जब सम्राट बनने के बाद की है, और उसके शुरुआत में हमने देखा था कि उसकी जो उपलब्धियां हैं वो उसके सम्राट बनने से पहले ही शुरू हो जाती है। और उसकी सबसे पहली उपलब्धि है पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों के शासन का अंत। चंद्रगुप्त मौर्य की जो प्रथम महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और उसके द्वारा पश्चिमोत्तर भारत, यानी पश्चिमोत्तर विद्यार्थी मतलब पश्चिम प्लस उत्तर, तो पंजाब और सिंध के क्षेत्र इसमें शामिल थे। यहाँ पर उस समय विदेशियों यानी यूनानियों का शासन था और चंद्रगुप्त ने इसका अंत किया। यूनानी इतिहासकार जस्टिन लिखता है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके गवर्नरों को मारकर भारत को विदेशियों की दास्ता से मुक्त करने का श्रेय चंद्रगुप्त को है। जस्टिन ने लिखा है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने मानो अपने गले से दास्ता का जुआ उतार फेंका और उसके क्षत्रपों को मार डाला। इस मुक्ति का सृष्टा सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त था। बहुत सी बार विद्यार्थी आपसे पूछा जाता है सेंड्रोकोटस किसको कहा गया है, तो आपका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य को। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी भी कहते हैं कि जस्टिन का यह उद्धरण इतिहास का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसमें निश्चित रूप से ये कहा गया है कि चंद्रगुप्त इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नायक था। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर पंजाब और सिंध में व्याप्त विदेशी शासन का अंत किया, और हिमालय पर्वत प्रदेश के एक राज्य के जो राजा थे प्रवर्तक, उनसे उन्होंने जो है मैत्री संधि की, और इसका फायदा भी चंद्रगुप्त और चाणक्य को मिला। और इसके बाद जो है उनका जो अगला लक्ष्य था वह था नंद वंश का उन्मूलन करना और मगध पर अधिकार करना। तो पंजाब सिंध में यूनानियों के शासन का अंत कर पश्चिमोत्तर भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, और इस प्रकार चंद्रगुप्त और चाणक्य भारत में अपना शासन स्थापित करने के लक्ष्य के एक भाग को प्राप्त करने में सफल रहे। अब उन्होंने अपना ध्यान इस लक्ष्य के दूसरे भाग को प्राप्त करने की दिशा में केंद्रित किया, और विद्यार्थियों ये कार्य था नंद वंश का समाप्त करना और मगध की राजगद्दी पर अधिकार करना। भारतीय जो ग्रंथ है उसमें चंद्रगुप्त द्वारा पश्चिमोत्तर भारत से यूनानियों के उन्मूलन की घटना का उल्लेख तो नहीं मिलता है, लेकिन चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त द्वारा नंद वंश का विनाश और मगध के सिंहासन पर अधिकार का स्पष्ट संकेत अनेक ग्रंथों में मिलता है। और वायु पुराण में कहा गया है कि ब्राह्मण कौटिल्य नव नंदों का नाश करेगा, कौटिल्य ही चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक करेगा। इस प्रकार अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जो बताते हैं कि मगध पर अधिकार उनके द्वारा किया गया। मगध के गद्दी पर उस समय विद्यार्थियों नंद वंश का आखिरी राजा धनानंद विराजमान था, जो अपनी विशाल सेना एवं विपुल धन संपदा के कारण दुर्भेद था। लेकिन जनता पर उसने बहुत सारे कर आरोपित कर रखे थे, और इन करों के अतिरिक्त बोझ और अत्याचारपूर्ण शासन के कारण विद्यार्थियों में जनता के नैतिक समर्थन का आधार खो चुका था। अनुमान किया जाता है कि धनानंद के खिलाफ हुए संघर्ष में चंद्रगुप्त को सैनिक तत्वों की अपेक्षा इस नैतिक तत्व से कहीं अधिक सहायता मिली होगी। प्रजा ने अवश्य ही नए नेता चंद्रगुप्त का साथ दिया होगा। और ये जो नंद राजा है वो, क्योंकि मैंने कहा बहुत शक्तिशाली था, उसके पास एक विशालकाय सेना थी, तो उसको हराना कोई आसान काम नहीं था। और महावंश टीका परिशिष्ट पर्वन से पता चलता है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य अपने प्रथम मगध आक्रमण में असफल रहे, और इसका कारण ये था कि उन्होंने ये आक्रमण
सीमावर्ती क्षेत्रों को जीते बगैर कर दिया था। और जो नंद राजा की सेना है उसने चाणक्य और चंद्रगुप्त की सेना को तितर बितर कर दिया और उन्हें खुद को जो है जान बचाकर भागना पड़ा। इसी संदर्भ में एक कहानी का उल्लेख आता है विद्यार्थियों, जिसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य जब एक कुटिया के बाहर से, घर से बाहर से निकल रहे थे, तो वहां पर एक माँ और बच्चे के बीच संवाद उनको सुनाई दिया। उसमें एक माँ जो है अपने बच्चे को रोटी खाते वक्त डांट रही थी कि उसने रोटी को जो है बीच में से उसका कोर तोड़ा था और इसकी वजह से उसका मुंह जल गया था। और उसकी माता ने उसको कहा कि तुम भी वही गलती कर रहे हो जो चंद्रगुप्त और चाणक्य ने की। इसका मतलब ये है कि विद्यार्थियों, आप सब जानते होंगे जब हम रोटी खाते हैं तो हम बाहर का किनारा पहले तोड़ते हैं। उसकी वजह यही है, कोई भी रोटी जो है बीच में आप छेद नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि बीच में रोटी, गर्म रोटी में भाप होती है और वो गर्म होती है और किनारे जो है ठंडे होते हैं अपेक्षाकृत, तो हम किनारे से तोड़ते तोड़ते बीच के भाग तक पहुंचते हैं। और उस बात को सुनकर चंद्रगुप्त को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन दोनों को लगा कि हमारी रणनीति सही नहीं थी और उन्होंने जो है अब शुरुआत इस प्रकार की कि जो मगध के आसपास के सीमावर्ती राज्य थे, पहले उनके खिलाफ विजय अभियान शुरू किया। और आसपास के जो गणतंत्री राज्य थे और जो दूसरी जो सैनिक जातियां थीं, उनके सैनिकों को उन्होंने अपनी सेना में भर्ती किया और अपनी सेना को मजबूत बनाया। इसके बाद उन्होंने सीमांत यानी सीमावर्ती प्रदेशों से पुनः अपना विजय अभियान शुरू किया और फिर वो जो है मगध की ओर बढ़ने लगी। और यहाँ पर भी उन्होंने एक फिर गलती की कि उन्होंने विजित प्रदेश में सैनिक टुकड़ियाँ नहीं छोड़ी और खुद आगे बढ़ गए, तो परिणाम हुआ कि पीछे जो है उनके खिलाफ विद्रोह होने लगे। अब उन्होंने फिर अपनी नीति में परिवर्तन किया, संशोधन किया और जैसे जैसे वो प्रदेश जीतते गए वहाँ अपनी सेनाएं नियुक्त जो है करते हुए आगे बढ़ते चले गए। अंत में उन्होंने पाटलिपुत्र पर घेरा डाला और धनानंद को मार डाला। और इसके बाद जो है जो पाटलिपुत्र की जो सेना थी उसने आत्मसमर्पण कर दिया और उनका अधिकार जो है चंद्रगुप्त का मगध पर हो गया। तो इस प्रकार ये जो युद्ध है इसने चंद्रगुप्त को मगध का राजा बना दिया और चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ, सिंहासनारोहण हुआ। तो विद्यार्थियों, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मगध जो है प्राचीन भारत का एक विशाल जो है साम्राज्य था, महासाम्राज्य था, उसको जो है चंद्रगुप्त ने जीता और अपने जो है मौर्य वंश को स्थापित वहाँ पर किया। इसके बाद में उसकी जो अगली विजय है वह थी सेल्यूकस को पराजित करना। सेल्यूकस जो है सिकंदर का जो है उत्तराधिकारी था, गवर्नर था और इस मौर्य साम्राज्य इस विजय के बाद हिंदू कुश पर्वत तक यानी ईरान की सीमाओं तक पहुंच गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके जो साम्राज्य था यहाँ पर, उस पर अधिकार करने के लिए विद्यार्थी उसके जो सेनापति थे सेल्यूकस और एंटीगोनस, उनके मध्य एक गृह युद्ध शुरू हो गया जो लंबे समय तक चला और अंततः सेल्यूकस उसमें जीता और उसने बेबीलोन और बैक्टीरिया सहित संपूर्ण एशियाई यूनानी साम्राज्य का अधिपति वह बन गया। यानी एशिया में जो यूनान का साम्राज्य था, यूनानी साम्राज्य था सिकंदर का, उसका वह अधिकारी बन बैठा। और 306 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने अपना राज्याभिषेक किया और निकेटर यानी विजेता की उपाधि धारण की और उसे सेल्यूकस निकेटर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी ओर इस समय तक चंद्रगुप्त मौर्य नंद राजा को पराजित करके मगध के सिंहासन पर बैठ चुका था और अब वो एक ऐसे साम्राज्य का स्वामी बन गया था जो नंद साम्राज्य से भी बड़ा था, क्योंकि उसमें सिंधु नदी तक पंचनद के देश भी शामिल थे। अब इसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस की सीमाएं एक दूसरे से टकरा रही थी और कोई भी महत्वाकांक्षी राजा विद्यार्थियों अपने पड़ोस में किसी शक्तिशाली राजा को नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थिति में 305 ईसा पूर्व के लगभग उसने भारत के उस भाग को पुनः जीतने का प्रयास किया जो पहले सिकंदर के अधिकार में आ चुके थे। और इस दौरान जो है लेकिन अब हम देख रहे हैं कि भारत की राजनीतिक स्थिति सिकंदर के युग के भारत की स्थिति से बिल्कुल भिन्न हो चुकी थी। सिकंदर जब आया था तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे राज्य थे जो विभाजित मन स्थिति वाले थे, अलग कोई राजा था, कहीं पे गणतंत्रीय पद्धति प्रचलित थी और उन्हें अलग अलग लोगों से युद्ध करना पड़ा था और इसलिए उसने उनको आसानी से हरा दिया था। लेकिन
सेल्यूकस की टक्कर चंद्रगुप्त और चाणक्य के कुशल नेतृत्व के अधीन संगठित एक संयुक्त एवं शक्तिशाली भारत से हो गई। परिणाम ये हुआ कि सेल्यूकस इस युद्ध में पराजित हो गया। सेल्यूकस की पराजय का स्पष्ट उल्लेख यूनानी लेखकों ने तो नहीं किया है, लेकिन इस युद्ध के बाद दोनों राजाओं के मध्य हुई संधि की जिन शर्तों का उन्होंने विवरण दिया है, उससे ये पता चलता है कि सेल्यूकस इसमें बुरी तरह पराजित हुआ और उसकी वजह से उसने अपने 4 महत्वपूर्ण प्रांत जो है चंद्रगुप्त को सौंप दिए। विद्यार्थियों, सेल्यूकस के जो ने अपने 4 प्रांतों को जो पूरी तरह आंशिक रूप से चंद्रगुप्त को सौंपना पड़ा, उसमें आर्कोशिया यानी कंधार, पेरोपेनिसडाई यानी काबुल, एरिया यानी हेरात और गैड्रोसिया यानी बलूचिस्तान के प्रांत शामिल हैं। और इसके परिणाम स्वरूप सिंधु नदी के किनारे किनारे के जो क्षेत्र थे और हिंदू कुश पर्वत तक की सीमाएं जो हैं चंद्रगुप्त को मिल गई। और साथ ही इसमें एक संधि की शर्त ये भी थी कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त के साथ किया। साथ ही चंद्रगुप्त ने भी सेल्यूकस को 500 युद्ध उपयोगी भारतीय हाथी उपहार में दिए और ये सेल्यूकस के लिए बहुत मूल्यवान साबित हुए, क्योंकि आगे जो है युद्ध में उसे उससे फायदा मिला। साथ ही सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नामक राजदूत को भेजकर इस मैत्री की पुष्टि की और मेगास्थनीज ने भारत के बारे में अपना विस्तृत विवरण इंडिका नामक पुस्तक में लेखबद्ध किया, जो मौर्य कालीन इतिहास को जानने का एक बहुत बड़ा प्रमाणिक स्रोत माना जाता है। इस प्रकार भारत और यूनान के बीच राजनीतिक या दैत्विक संबंध स्थापित हुए, वह बिंदुसार और अशोक के काल में भी चलते रहे। इस प्रकार चंद्रगुप्त की जो सेल्यूकस पर विजय है मौर्य साम्राज्य के लिए विद्यार्थियों काफ़ी फायदेमंद यानी लाभकारी साबित हुई। और डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी कहते हैं कि चंद्रगुप्त के गौरव को 4 चांद लग गए। वहीं डॉक्टर आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि सेल्यूकस के ऊपर चंद्रगुप्त की इस विजय ने यह प्रदर्शित कर दिया कि बड़ी से बड़ी यूनानी सेनाएं जब उन्हें कुशल और अनुशासित भारतीय सेनाओं का सामना करना पड़ा, निर्बल सिद्ध हुई। सेल्यूकस से मिले प्रदेशों के कारण पश्चिम की ओर चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार हिंदुकुश पर्वत एवं ईरान की सीमाओं तक हो गया। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत की एक वैज्ञानिक सीमा थी और इस प्रकार चंद्रगुप्त ने उस वैज्ञानिक सीमा को विद्यार्थियों प्राप्त कर लिया, जिसको प्राप्त करने के लिए अंग्रेज इतने वर्षों तक प्रयत्न करते रहे और जिसे मुगल सम्राट भी पूरी तरह प्राप्त करने में असफल रहे। इसके बाद हम बात करेंगे चंद्रगुप्त के द्वारा पश्चिम भारत की विजय की। कुछ ऐसे जो है प्रमाण उपलब्ध है जो कहते हैं कि पश्चिमी भारत भी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का हिस्सा था और इस क्षेत्र की विजय स्वयं चंद्रगुप्त के द्वारा की गई होगी, क्योंकि इससे पहले जो नंदवंशी राजा थे उनके अधीन सौराष्ट्र सहित पश्चिमी भारत का क्षेत्र नहीं था। और जो शक रुद्रदामन जो था उसने 150 ईस्वी के जूनागढ़ जो अभिलेख है उससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के राष्ट्रीय अर्थात राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य सौराष्ट्र प्रांत से दक्षिण में बहुत आगे तक विस्तृत था और चंद्रगुप्त पश्चिमी भारत के अवंती क्षेत्र यानी मालवा का भी अधिपति रहा होगा और जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त को अवंती का शासक कहा गया है और अशोक के समय में अवंती राष्ट्र का एक अलग प्रांत के रूप में उल्लेख है। तो इस प्रकार पश्चिम भारत में भी सौराष्ट्र और मालवा, अवंती आदि क्षेत्र चंद्रगुप्त के साम्राज्य में शामिल थे। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी विजय हासिल की और सुदूर दक्षिण को छोड़कर दक्षिणापथ के अधिकांश भाग को उसने जीत लिया था और उसे मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था और काफ़ी सारे क्षेत्र उसके अधिकार में आ चुके थे। और इसके बाद हम बात करें कि जो क्षेत्र है उसका जीता गया दक्षिण में, तो कर्नाटक में जो है तक उसका क्षेत्र जो स्वर्ण बेलागोला है जहाँ पर उसने गुप्तेश्वर की जहाँ पर बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित है जैन धर्म की, तो वहाँ तक जो है उसका साम्राज्य दक्षिण में फैला था। इसी प्रकार अब बात करें कि संपूर्ण भारत में उसने जो साम्राज्य स्थापित किया तो उसका साम्राज्य विस्तार कहाँ तक फैला, तो चंद्रगुप्त ने भारत के अधिकांश क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला दिया था और चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया। और जहाँ तक उसका जो साम्राज्य है उसकी सीमाएं हैं उसकी बात हम करें
तो चंद्रगुप्त का साम्राज्य हिंदू कुश पर्वत यानी पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। इसके अलावा अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के विशाल प्रदेश, पंजाब, सिंध, कश्मीर, नेपाल, गंगा यमुना का दोआब, मगध, बंगाल, सौराष्ट्र, मालवा और दक्षिण भारत में कर्नाटक तक का प्रदेश उसके अधिकार क्षेत्र में था। तो विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त जो है की जो दिग्विजय नीति है उससे पता चलता है कि उसने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और चंद्रगुप्त की ने जो है भारत में एक महासाम्राज्य की स्थापना की और आगे चलकर उसके पुत्र बिंदुसार ने उसे संभाल के रखा और उसके पुत्र अशोक ने एक और विजय उसमें शामिल की थी, वो थी कलिंग विजय। तो हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बहुत विशाल था। वो एक आम परिवार में जिसका जन्म हुआ था, वो कोई राजा का पुत्र नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वह सम्राट पद तक पहुंचा और साथ ही एक विशाल साम्राज्य की स्थापना भी की अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की वजह से। और इस प्रकार जो है चंद्रगुप्त मौर्य एक महान शासक के रूप में माना जाता है और उसकी प्रशासन के क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अनेक जो है उसका योगदान रहा। प्रशासनिक व्यवस्था भी उसने स्थापित की और चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महानतम सम्राटों में की जाती है। उसे भारत के प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट होने का गौरव भी प्राप्त है और इस अर्थ में वह भारतीय इतिहास का पहला सम्राट है जिसकी ऐतिहासिकता प्रमाणित कालक्रम के ठोस आधार पर सिद्ध की जाती है। और उसने चक्रवर्ती सम्राट बनने के प्राचीन भारतीय आदर्श को व्यवहारिक रूप में चरितार्थ किया। उसने अपने एक छत्र शासन के अधीन भारत को पहली बार राजनीतिक एकीकरण का आधार प्रदान किया। उसने भारतीय इतिहास के विशालतम साम्राज्य की स्थापना की और चंद्रगुप्त जो है पहला भारतीय राजा था जिसने वृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया, जिसका विस्तार विद्यार्थियों ब्रिटिश भारत से भी बड़ा था। और चंद्रगुप्त मौर्य एक विजेता और साम्राज्य निर्माता ही नहीं था, बल्कि एक कुशल और योग्य शासक भी था। उसने सांस्कृतिक जो है उन्नति में भी योगदान दिया और वास्तुकला और साहित्य के क्षेत्र में उस समय बहुत प्रगति हुई। और जैन परंपरा के अनुसार ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त एक राजऋषि था जो जीवन के अंतिम दिनों में राजपाट छोड़कर तपस्वी हो गया था। डॉक्टर राधाकुमुद मुखर्जी के शब्दों में भारत के बहुत ही थोड़े शासकों को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने अपने इतने छोटे से शासनकाल में इतनी अधिक सफलताएं प्राप्त की हो। इन सब बातों से बढ़कर मौर्य राजवंश के संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त ने पहली बार भारत को एक ऐसा इतिहास प्रदान किया जिसका क्रम नहीं टूटता है, कहीं भी नहीं टूटता है, और जो इसके साथ एक सूत्र में बंधा हुआ इतिहास है वह ऐसा इतिहास है जो भारत की अलग अलग जातियों तथा प्रदेशों को अलग अलग इतिहास ने होकर एक इकाई के रूप में पूरे भारत को समेट लेता है। तो विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां क्या रही थी और उसका मूल्यांकन हमने पढ़ा। अगले जो है वीडियो में हम देखेंगे अशोक के बारे में। धन्यवाद।